22 days। पुणे की वादियों से गुजरती हुई ट्रेन हवा के ठंडे झोंकों को चीरती हुई चली जा रही थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस में उस दोपहर भी खचाखच भीड़ थी। ये वो ट्रेन थी जिसमें हर शख्स खास तौर पर विंडो सीट पर बैठना चाहता था। खिड़की से दिखने वाले नज़ारे ही कुछ ऐसे थे। कभी ट्रेन टनल से गुजरती थी तो कभी दूर तक फैले ऊंचे पहाड़ दिखते थे। ट्रेन के डिब्बे D6 में शायद किसी कॉलेज का ग्रुप भी था जिसकी लगातार गाना गाने और हंसने की आवाज़ आ रही थी। हवा के ठंडे झोंकों से ट्रेन के अंदर हल्की ठंड बढ़ गई थी। इसी डिब्बे में सीट नंबर 36 की विंडो सीट पर सर टिकाए विराट भी पहाड़ों को पीछे खिसकते देख रहा था। ये पहाड़ अपने साथ न जाने कितना कुछ खींचे ले जा रहे थे। खिड़की से दिखने वाले बाहर के मंजर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे थे। विराट का एक हाथ खिड़की से टिका था और दूसरे में मोबाइल फ़ोन था जिस पर बार बार वो एक ही नंबर डायल करता था। स्क्रीन पर अंजू का नाम उभरता। वो नाम देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा और हिकारत आ जाती थी, लेकिन इससे पहले कि रिंग जाती वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। कुछ था शायद जो वो कहना चाहता था, लेकिन या तो उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी या फिर हालात। भाई साहब, पिंपरी कितनी देर में पहुंचेगी ट्रेन? साथ बैठे एक शख्स ने विराट के कंधे को थपथपाते हुए कहा तो सीट पर औंधा टिका हुआ विराट उठकर बैठा और बोला, बस 15-20 मिनट और लगेंगे। विराट की उम्र 35 से 38 के आसपास होगी। चुस्त दुरुस्त था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई गहरा गम दिल की गहराइयों तक उतर आया हो। पुणे में रहने वाला विराट मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रोजाना अप डाउन करने में उसको काफी वक्त लग जाता था। कई बार उसके दोस्तों ने कहा भी कि मुंबई ही शिफ्ट हो जाए और हफ्ते में एक बार पुणे हो आया करे, लेकिन वो हर बार माँ की देखभाल का बहाना बनाकर टाल जाता था, जबकि हकीकत ये थी कि वो जानबूझकर खुद को मसरूफ रखना चाहता था। वो चाहता था कि खुद को तमाम चीजों से इतना घेर ले कि उसे और कुछ सोचने का वक्त ही न मिले। कम से कम अंजू के बारे में सोचने का तो बिल्कुल भी नहीं। विराट का फोन बजा तो उसने कॉल रिसीव की। हेलो जी मम्मी। अरे जो चाय बना लीजिएगा, वैसे ही मुझे देर हो जाएगी। विराट ने मम्मी से बेमन से बात की और फ़ोन जेब में रख लिया। उसकी नज़र ट्रेन में सामने की सीट पर बैठे उस जोड़े पर थी जिसकी शायद नई नई शादी हुई थी। धारीदार शर्ट और काली पतलून पहने एक लड़का और मेहंदी रचे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहने वो सलवार कमीज़ वाली लड़की एक दूसरे को सबकी नज़र बचाकर छेड़ रहे थे। ये नए नए इश्क के खूबसूरत रंग विराट के नसीब में आए ही कहाँ थे। वो नज़र बचाकर उनको देखने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि विराट को किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ आई। उसने पलटकर पीछे देखा तो टीटी एक लड़की के सामने खड़ा था। उस लड़की ने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। शायद वो बेतहाशा रो रही थी। अरे ऐसे कैसे मैडम, कोई फ्री सर्विस थोड़े है भाई, हमको भी जवाब देना होता है। टीटी ने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा तो विराट की पीछे वाली सीट पर बैठे एक खिचड़ी बाल वाले शख्स ने आवाज़ लगाकर पूछा, अरे क्या बात हो गई? वो बोला, अरे होगा क्या भाई, मैडम के पास टिकट नहीं है और कह रही कि पेनल्टी भरने के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा है? उस लड़की ने चेहरे से हाथ हटाया तो उसकी गहरी कत्थई आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो देखने में खूबसूरत थी और किसी अच्छे घर की लग रही थी। वो सिर्फ रोए जा रही थी और टीटी कह रहा था कि या तो उसको पेनल्टी भरनी होगी या फिर अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरना होगा। आसपास बैठे सब लोग उसे देख रहे थे। ये सब उनके लिए एक बढ़िया टाइम पास था। विराट ये सोचने लगा कि आखिर क्या वजह रही होगी जो बिना टिकट और पैसों के वो लड़की ट्रेन में चढ़ गई होगी। जरूर कोई मजबूरी होगी या कोई इमरजेंसी शायद। विराट सोचते हुए उसको देखने लगा। टीटी ये कहकर चला गया कि वो थोड़ी देर में वापस आएगा, या तो वो लड़की पेनल्टी भर दे या फिर अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर ले। विराट उस जर्द पड़ चुके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो घुंघराले बाल बिखर गए थे। उन कत्थई आंखों के आसपास का काजल फैला हुआ था। वो सुबक रही थी।
हालांकि विराट इतना नाजुक दिल भी नहीं था कि किसी अजनबी की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाए, लेकिन न जाने क्यों उसकी हर सिसकी से विराट को उलझन सी होने लगी थी। उसकी आंखों से हो न हो, उन आंखों से टपकते हुए आंसुओं से तो विराट का गहरा रिश्ता था। वो भी जिंदगी के एक ऐसे हादसे से गुजरा था जहां आंसू आंख का नसीब बन जाते हैं। विराट का मन अभी भी उलझा था। वो नहीं जानता था कि वो उस लड़की की मदद क्यों करना चाहता है। उसने अपना बैग खोला, एक कागज पर कुछ लिखा और उसमें कुछ रुपए लपेटकर पास से गुजरते हुए एक चाय वाले को देते हुए कुछ समझाया और वापस अपनी सीट पे बैठ गया। ये लीजिए, कहते हुए उस चाय वाले ने उस लड़की की तरफ वो कागज का रोल बढ़ाया और आगे बढ़ गया। उस लड़की ने सूजी हुई आंखों से उस काजल को देखा और फिर हैरानी से आहिस्ता आहिस्ता उसे खोला तो लिखा था, आप जिंदगी के किस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कम से कम इस वक्त तो आपकी मदद कर ही सकता हूँ। आई नो कि किसी अजनबी से इस तरह पैसे लेना शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ले लीजिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ ताकि ये पैसे आप अपनी मर्जी से जब चाहे लौटा दीजिएगा। एक अजनबी दोस्त। उस लड़की ने सर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन विराट ने फिर पलटकर नहीं देखा। वो नहीं चाहता था कि उस लड़की को पता चले कि ये मदद किसने की है, ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो और वो पैसे ले ले। हुआ भी ऐसा ही। उस लड़की ने पैसे ले लिए, लेकिन वो देर तक अपने आसपास बैठे लोगों को देखती रही। वो उस मददगार को ढूंढ रही थी जिसने उसकी मदद की थी। और शाम सफर खत्म होने के बाद जब विराट अपने घर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने टेबल पर प्लेट से ढका हुआ खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। विराट को दिन का ये वक्त सबसे ज्यादा खलता था। ये दफ्तर से लौटने के बाद घर का सन्नाटा, जहां जब वो खाना खाता तो चम्मच और प्लेट की आवाज खामोशी में गूंजती थी। वो जब बिस्तर पर लेटता था तो कमरे में सामने की दीवार पर टंगी दीवार घड़ी की सेकंड वाले कांटे की टिक 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 उसकी खामोश जिंदगी का शोर बन जाती थी। कुछ पल यूं ही लेटे रहने के बाद उसने फिर से किनारे रखा फोन उठाया और फिर वही नंबर डायल किया। स्क्रीन पर उभरा कॉलिंग अंजू। वो चंद सेकंड उसकी तस्वीर देखता रहा, लेकिन इससे पहले कि रिंग होती जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विराट की आंखों में आंसू के कतरे उसकी तकिया को नम करने लगे। खैर, विराट रोजाना घर से दफ्तर और दफ्तर से घर के चक्कर भी लगाता रहा। सुबह की ट्रेन से मुंबई से पुणे और शाम को पुणे से मुंबई वापसी। कुछ एक हफ्ता गुजरा होगा। एक शाम विराट दफ्तर जाते वक्त ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा लोनावला की खूबसूरती को देख रहा था, जो उसे उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी बाकी मुसाफिरों को। उस मंजर में वो यादें जो जज्ब थीं जो अंजू उसके लिए छोड़ गई थी। ये वही लोनावला तो था जहां वो शादी के बाद अंजू के साथ पहली बार घूमने आया था। लोनावला के ड्यूक नोज का वो बादलों से घिरा पत्थर ही तो था जहां दोनों ने बड़ी सी हैट लगाकर तस्वीर खिंचवाई थी। कितना मना कर रही थी वो, यार विराट कितनी स्टूपिड लग रही हूँ, मैं नहीं खिंचवा रही फोटो, प्लीज यार। विराट ने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया था और वो पावना नदी के किनारे पर पानी में पैर डालकर देर तक साथ साथ बैठे हुए जब उसने अंजू की हथेली पर अपनी उंगली से कुछ लिखते हुए कहा था, अंजू थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, तो उसने मुस्कुराकर कंधे पर सर टिका दिया था। और वो राजमाची का किला जहां बारिश होने लगी थी और अंजू ने छतरी को खोलने की कोशिश करते हुए कहा था, अरे ये तो खुल ही नहीं रही है विराट, लगता है आज भीगना पड़ेगा। और फिर वो खूब भीगे थे। हालांकि विराट को उस वक्त भी पता था कि छतरी खराब नहीं है, अंजू भीगना चाहती थी। वो यादें सब दफन थी उसके सीने में। तलाक हुए 1.5 साल हो चुका था, लेकिन हर रोज इस जगह से गुजरते हुए वो सब याद आ जाता था विराट को, जैसे आज आ रहा था। वो ख्यालों में गुम था, तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हाय, मैं वो आपने उस दिन ट्रेन में हेल्प की थी ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। विराट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने फ़ोन दूसरे हाथ में लेते हुए कहा,
ओ आप, वेल इट्स ओके, कहिए कैसे याद किया? वो आपके पैसे लौटाने हैं ना, उस लड़की ने कहा। पहले तो विराट ने औपचारिकता में यही कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो ज़िद करने लगी तो विराट ने कहा, ओके, ठीक है, आप केपी आ सकती हैं, कोरेगांव पार्क, वहाँ पर ओशो आश्रम है ना, उसी के पास एक कैफ़े है, बुद्धा कैफ़े, इट्स क्वाइट फेमस, वहीं मिलते हैं। 2 तारीख को संडे है, तभी मिलते हैं। मिलने की जगह और वक्त तय हो गया था। ओके देन, सी यू। सुनिए, आपका नाम? हेलो। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। विराट के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ा बढ़ गई थी। कैसी हड़बड़ाई हुई लड़की है, नाम तो बता देती। बुदबुदाते हुए वो वापस उन नज़ारों में खो गया जहां वो अतीत की यादें खंगाल रहा था। दुनिया में वक्त से बड़ा धोखेबाज और कौन है? घड़ी के वो 2 कांटे जिन्हें जब देखो ठहरे हुए लगते हैं, वो ठहरे कहाँ होते हैं? खामोशी से चुपके चुपके चलते रहते हैं, बिना हमें इस बात का एहसास कराए कि वक्त के साथ हम भी गुजर रहे हैं। सो वक्त गुजरा और वो संडे भी आ गया जब उन 2 अजनबियों की मुलाकात होनी थी। वो 2 जून की सुबह थी। पुणे की वो सुबह नमी से भरी हुई थी। पिछली रात देर तक बारिश हुई थी। कोरेगांव पार्क की सड़कें अब तक भीगी थी। विराट उस अजनबी लड़की से मुलाकात करने के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हाँ, वो अच्छी लगी थी उसे, लेकिन विराट सिर्फ अपने पैसे वापस लेने जा रहा था। अरे संडे को भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया तूने? आरती वाली थाली की लौ से निकलते धुएं को दूसरे हाथ से पूरे घर की तरफ करते हुए विराट की माँ ने जब भवें तान कर कहा तो आईने के सामने खड़े विराट ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बस यहीं पास में थोड़ा काम है, अभी आ जाऊँगा। सूजी का हलवा बनाया है, टेबल पे है, खा लेना, माँ ने कहा तो जूते के फीते बांधता हुआ विराट मुस्कुरा दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन सुबह 10:30 बजे तय वक्त के मुताबिक विराट बुद्धा कैफ़े की उस कॉर्नर सीट पर बैठा था। उस कैफ़े कम होटल में फ्राइड राइस और मोमोज महक रहे थे। कैफ़े की 10 टेबल्स में से 6 पर मरून रंग की पोशाक ओढ़े ओशो आश्रम के अनुयायी बैठे थे। महिला और पुरुष दोनों ही थे, जो अलग अलग देशों से थे। ये और बात है कि पुणे के लोकल लोगों के लिए वो सब के सब सिर्फ अंग्रेज़ थे। विराट ने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 10:35 हो गए थे। अभी उसने नज़र उठाई ही थी कि वो लड़की कैफ़े के बाहर दिखाई दी। वही चेहरा जो उस रोज़ ट्रेन में उदास था, आज इतना उदास नहीं लग रहा था। उसके लहराते हुए बाल खूबसूरत लग रहे थे और बड़ी बड़ी कत्थई आंखों पर सवालिया निशान था जिनसे वो कैफ़े का नाम पढ़ रही थी। नाम पढ़ने के बाद वो मुतमईन हुई और फिर उसने अंदर देखा। उसके हाथ में कुछ किताबें भी थीं और कंधे पे एक बैग लटका था। ब्लू जीन्स और वाइट टॉप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आहिस्ता कदमों से कैफ़े के अंदर आई तो उसकी नज़रें उन तमाम लोगों में विराट को ढूंढ रही थी। जाहिर है वो विराट को जानती नहीं थी, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर सीट पर मरून रंग का कपड़ा लपेटे ओशो आश्रम के अनुयायी थे तो आम कपड़ों में सिर्फ 2 या 3 लोग ही थे। न जाने कैसे उसने सही पहचान लिया। शायद विराट के चेहरे की मुस्कुराहट से उसे अंदाज़ा हो गया। हेलो, उसने सीट पर बैठते हुए कहा तो विराट ने जवाब में कहा, हाय, कैसी हैं आप? वो बोली, अच्छी हूँ। वेल, उस दिन आपने जो मदद की उसके लिए बस बस बस, उसे रोकते हुए विराट ने कहा, कितनी बार थैंक यू करेंगी? इट्स ओके, इंसान एक दूसरे के काम ना आए तो क्या फ़ायदा है। थोड़ी, ये बताइए क्या पियेंगी, कॉफ़ी या चाय? आई टेक कॉफ़ी, उसने कहा और विराट को देखने लगी। विराट ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर कॉफ़ी का इंतज़ार करते हुए वो लड़की बुद्धा कैफ़े की दीवारों और छत को अजनबियत के साथ देखने लगी। विराट ने उसे देखते हुए कहा, आप इस कैफ़े में पहली बार आई हैं? जी हाँ, पहली बार। इधर से गुजरना तो कई बार हुआ था, लेकिन मौका आज मिला। मेरी एक कॉलेज टाइम की फ्रेंड यहाँ पास में रहती थी। विराट ने मुस्कुराकर कहा, इस कैफ़े में कॉफ़ी पीने का एक रूल है, मालूम है आपको? वो हड़बड़ाई सी लड़की ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्या रूल है?
उसने घबराते हुए कैफे की दीवारों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। विराट बोला, यहाँ दो अजनबियों को साथ साथ कॉफी पीने के लिए कम से कम एक दूसरे का नाम जानना कंपलसरी है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा तो वो भी मुस्कुरा दी। दिशा नाम है मेरा, उसने कहा तो विराट उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, आई एम विराट। कॉफी पीते हुए दोनों के बीच बेतकल्लुफी थोड़ी थोड़ी कम हुई। दिशा ने अपने बैग से पैसों का एक लिफाफा निकालकर विराट की तरफ बढ़ा दिया और एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया। उस मुलाकात में दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। दिशा ने बताया कि वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट है और एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कार्टून्स बनाती है। फिर कुछ देर तक उसके काम के बारे में बात होती रही। विराट ने भी उसे बताया कि उसका तलाक हो चुका है। ये सुनकर वो जरा चौंकी जरूर थी, लेकिन फिर विराट ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था। हालांकि उनकी बातचीत के टॉपिक बहुत साधारण थे, वही जो आमतौर पर लोग अजनबी लोगों से करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी बातों में उतने मायने नहीं होते जितने हमारे बात करने के तरीके में होते हैं। उस छोटी सी बातचीत में भी विराट को दिशा की बातों में एक उदासी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो भी उसी की तरह जिंदगी की किसी ऐसी अंधेरी सुरंग का सफर कर रही है जिसका दूसरा सिरा कहाँ और कब मिलेगा नहीं पता। उसके चेहरे की अधूरी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसके पास भी कहीं कुछ कम था। विराट उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन इस बात का ख्याल भी था कि ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में एक दूसरे की निजता का, उनकी प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ वक्त गुजरा तो दिशा मेज पर रखी अपनी किताबें समेटते हुए बोली, ओके देन, चलती हूँ, थोड़ा लेट भी हो रही हूँ। सो उसने नज़र उठाकर विराट की तरफ देखा तो वो उसे एकटक देख रहा था। बाय, दिशा ने कहा तो विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही उसे देखता रहा। फिर बोला, जाने से पहले मैं आई आस्क, उस दिन हुआ क्या था आपके साथ? विराट के सवाल के बाद दिशा ठहर सी गई। वेल आई एम सॉरी, मैं सिर्फ जानना चाहता था। इट्स ओके अगर आप बताना ना चाहें। वो बोली, नो इट्स फाइन, वैसे भी आपको तो हक है। फिर उसने विराट की तरफ देखते हुए कहा, अपने पति की तलाश करने गई थी, ही इज मिसिंग। दिशा के ये लफ्ज सुनकर विराट को हल्का धक्का सा लगा। मिसिंग? कब से? विराट ने पूछा तो दिशा ने बताया कि उनके शौहर का नाम ऑड्रिक है। वो जर्मन सिटीजन है और कुछ महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। शादी के एक महीने बाद ऑड्रिक ने कहा कि उसे एक हफ्ते के लिए जर्मनी जाना होगा। वो वहाँ उसके वीज़ा वगैरह का काम निपटा के आएगा और फिर दोनों एक साथ जर्मनी जाएंगे। लेकिन फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। वो दोनों एक आर्ट एग्जीबिशन में मिले थे। पहली मुलाकात के 22 दिन के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें एक दूसरे से इतनी जल्दी प्यार हुआ था कि प्यार के अलावा एक दूसरे के बारे में वो ना के बराबर जानते थे। व्हाट? विराट हैरानी से बोला, सो यू टेलिंग मी कि एक अजनबी अंग्रेज तुमको मिला, तुमको अच्छा लगा और तुमने 22 दिन की जान पहचान के बाद उससे शादी कर ली और अब उसका पता नहीं चल रहा है और तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर तक नहीं है? आर यू सीरियस? दिशा ने आसपास देखा तो लोग विराट को देख रहे थे। वो शर्मिंदा सी हो गई। उसने सर झुकाते हुए कहा, हाँ। विराट ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो बोली, लेकिन ऑड्रिक के पास मेरा नंबर है। दिशा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है। कोई इतना, आई एम सॉरी बट बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? तुम किसी अजनबी पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? विराट ने कहा तो वो बोली, आप भी तो अजनबी थे, आपने भी तो मेरी मदद की। रिश्ता बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता। विराट दिशा की आंखों में यकीन देख रहा था। उसे भरोसा था कि उसका ऑड्रिक उसे धोखा नहीं दे सकता। वो बोला, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी कोई कार्टून फिल्म नहीं है ना। मान लो वो नहीं आया तो? दिशा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो मिलेगा। इसीलिए तो हर हफ्ते मुंबई की ट्रेन पकड़ के जर्मन कॉन्सुलेट जाती हूँ। उस रोज़ लौटते वक्त किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया था। आपने मदद की, उसका शुक्रिया, लेकिन मैं जानती हूँ ऑड्रिक आएगा। ही विल फॉर श्योर। विराट ने गहरी सांस ली और कहा, दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हारी उम्मीद ना टूटे। दिशा ने अपनी किताब और बैग उठाया और वापस जाने लगी। विराट उसे बुद्धा कैफ़े के मेन गेट से बाहर जाता हुआ देखता रहा।
वो उसके काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। कुछ ख्याल थे जो उसके जहन में कौंध रहे थे। उस पूरी रात विराट के मन में दिशा का चेहरा घूमता रहा। सिर्फ 22 दिन में कोई किसी से शादी करने का फैसला कर सकता है, वो भी बिना किसी का बैकग्राउंड जाने। ये बात उसको हैरान कर रही थी। दिशा से उसने ये बात कही नहीं थी, लेकिन उसके लिए कितनी हिम्मत, कितना प्यार और कितनी मासूमियत चाहिए होती होगी। इस ख्याल भर से वो सोचने लगा कि काश उसके और अंजू के बीच भी इतना भरोसा होता तो आज वो अकेला नहीं होता। उसने फिर अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर उभरा कॉलिंग अंजू। वो स्क्रीन को कुछ पल देखता रहा और इससे पहले कि रिंग होती कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन एक तरफ फेंक दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिवाय उस दीवार घड़ी के जिसकी टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी इस खामोशी को चीरते हुए विराट के फोन की तेज रिंगटोन बजने लगी। कॉल शायद अंजू का था। विराट के चेहरे पर घबराहट थी। शायद कॉल अंजू को लग गया था, इसलिए उसने कॉल बैक किया था। विराट ने पैर के पास पड़े फोन को कांपते हुए हाथों से उठाया और स्क्रीन देखा तो उस पर दिशा का नंबर था। दिशा इस वक्त रात की खामोशी में विराट के तन्हा कमरे में बजता हुआ वो फोन उसके हाथ में था। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली और फिर कॉल रिसीव की। हेलो हेलो दिशा, उसने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। विराट, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया? विराट ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो बोली, मैं सोच रही थी आपको अजीब तो नहीं लगा कि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम आपके सामने रख दी? आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए। तो अब कब जाना है एम्बेसी? विराट ने पूछा तो दिशा ने बताया कि वो इस फ्राइडे जाएगी। विराट ने न जाने क्यों ये कह दिया कि वो क्यों ना एक साथ चलें, आखिर उसे तो रोज़ाना जाना ही होता है, साथ ही मिल जाएगा। दिशा ने भी हिचकिचाते हुए हामी भर दी और इस मुख्तसर बातचीत के बाद दोनों तरफ फ्राइडे का इंतज़ार होने लगा। शुक्रवार को वो दोनों पुणे जंक्शन पर मिले और दोनों ने डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस एक साथ बोर्ड की। उन दोनों की अजनबियत अब कम होने लगी थी। मुंबई के दादर जाने वाली ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी और उस ट्रेन के पैसेज के पास खड़े विराट और दिशा एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। दिशा ने झिझकते हुए कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कैन आई आस्क यू समथिंग? विराट ने मुस्कुरा कर कहा, या श्योर, पूछो। वो बोली, आपका तलाक क्यों हो गया? इस सवाल के बाद विराट के चेहरे का रंग बदल गया। ये वो सवाल था जिसे वो आमतौर पर किसी को नहीं बताता था। जब भी कोई उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करता था तो वो उसी तरह एक जुमले में अपनी बात ख़त्म कर देता था। लेकिन आज पहली बार उसे कोई मिला था जिसने उस जवाब के बाद फिर एक सवाल किया था, जो उस हादसे की वजह भी जानना चाहता था। विराट की खामोशी को समझते हुए दिशा बोली, वेल कोई बात नहीं, अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी, मैं सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, सॉरी। विराट ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन दोनों को नहीं पता था कि वो क्या है जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। हर सवाल के बाद वो एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कितनी अजीब बात है कि देखा जाए तो दुनिया में हर किसी का हर किसी से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। दो लोग जिनके बीच कोई रिश्ता नहीं होता, उनके बीच भी अजनबी होने का रिश्ता तो होता ही है। ट्रेन आउटर से थोड़ा पहले स्लो हो गई थी। हवा के झोंके दिशा के घुंघराले बालों को उलझा रहे थे, जिन्हें वो बार बार ठीक कर रही थी। उसकी आंखों में विराट का जवाब सुनने की बेकरारी थी। उसने कहा, अंजू और मेरी शादी अरेंज थी। मैं उसे बहुत चाहता था। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था। वो एक टीवी सीरियल की प्रोडक्शन टीम में सुपरवाइज़र थी। हम दोनों खुश थे, लोनावला घूमते थे, मज़े करते थे। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने मेरे लिए ख़ास तौर पर सूजी का हलवा बनाना सीखा था क्योंकि मुझको पसंद था। सब अच्छा, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या कम पड़ गया। शादी के अगले साल उसने मुझे कहा कि वो तलाक चाहती है, लेकिन क्यों?
दिशा ने हैरानी से कहा तो विराट ने ट्रेन के बाहर नजर करते हुए कहा, उसे किसी और से प्यार हो गया था। शायद मैं उसे वो सब नहीं दे पा रहा था जो उसको चाहिए था, पर अंजू के जाने से मेरी जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। मैं अभी उसे कहते कहते वो रुक गया। उसने ट्रेन के हैंडल को मुट्ठी में कुछ और जोर से पकड़ लिया और फिर भरे हुए गले से बोला, मेरा मन अक्सर रोता है। दिल करता है कि उसको कॉल करूं और खूब चीखूं, पूछूं कि कोई शादीशुदा होते हुए किसी और को कैसे चाह सकता है, अपने पति को कैसे छोड़ सकता है। मैं पूछूंगा किसी दिन उससे, कोसूंगा उसको मन भर के, और मैं ये करूंगा दिशा, किसी दिन जरूर करूंगा। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े विराट और दिशा साथ साथ चलती उस ट्रेन की पटरी को गौर से देख रहे थे, जो उन दोनों की जिंदगी की तरह थी, जो तकरीबन एक ही तरह से आगे बढ़ रही थी। अकेले तो वो दोनों ही थे, बस एक की जिंदगी में अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। दिशा को लगता था कि ऑड्रिक ज़रूर लौटेगा, वो उसे किसी दिन कॉल करेगा और अपने साथ जर्मनी ले जाएगा। उसने विराट को बताया कि एम्बेसी में आज अपॉइंटमेंट है। विराट ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और फिर दोनों दादर से अपने अपने रास्तों पर चले गए किसी और मुलाकात के लिए। उनके मिलने का ये सिलसिला बढ़ने लगा था। शुरू शुरू में तो विराट दिशा से सिर्फ इसलिए मिलता था क्योंकि उसे दिशा के पास आकर लगता था जैसे ऐसा कोई मिल गया हो जिसे वही गम है जो उसको है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विराट ने महसूस किया कि वो दिशा को चाहने लगा है। उसे दिशा की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका यकीन, सब कुछ बहुत ख़ास लगता था। ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। एक रोज़ ट्रेन में सफ़र करते हुए दिशा ने विराट की तरफ एक डिब्बा बढ़ा दिया। क्या है इसमें? विराट ने पूछा तो वो बोली, सूजी का हलवा, तुम्हें बहुत पसंद है ना? विराट के चेहरे की वो मुस्कुराहट दिशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खुश था। वो जानता था कि ऑड्रिक अब कभी वापस नहीं आएगा। वो उसे धोखा देकर भाग गया है और दिशा की सारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका दिशा से मिल पाना तब तक आसान है जब तक वो ऑड्रिक की तलाश कर रही है। इसलिए वो भी इस तलाश में उसका साथ देने लगा। विराट ने दिशा से कह दिया था कि वो भी ऑड्रिक का पता लगाने में उसकी मदद करेगा। वो दिशा के साथ उस होटल भी गया जहां वो लोग शादी के बाद ठहरे थे। वहां उसने दिशा के साथ जाकर पूछताछ भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हर नाकामी के बाद दिशा के चेहरे की उदासी बढ़ जाती थी, उसकी आंखों की नमी में इजाफा हो जाता था। लेकिन फिर भी विराट ये देखकर हैरान होता था कि वो ऑड्रिक पर जितना भरोसा करती थी उतना तो शायद विराट खुद पर भी नहीं करता था। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ऑड्रिक उसको धोखा देकर भाग गया है। लेकिन आमतौर पर खुद को मजबूत दिखाने वाली दिशा तन्हाई में रो लिया करती थी। उसे ऑड्रिक के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। ये ऑड्रिक को वापस पाने की कोशिशें ही दिशा को जिंदा रखे थी। उसे याद आता कि कैसे वो उस आर्ट एग्जीबिशन में पहली बार मिले थे जहां एक पेंटिंग को वो दोनों देर तक देख रहे थे। दिस इज सो ब्यूटिफुल, ऑड्रिक ने पेंटिंग को काफ़ी देर तक देखने के बाद कहा था तो दिशा ने चौंक कर पीछे देखा था। इंडीड इट इज़, उसने ऑड्रिक की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा था। दिस एक्सप्लेन्स ह्यूमन रिलेशनशिप सो ब्यूटिफुली, बट इज़न्ट इट टू टैंगल्ड? इसके बाद ऑड्रिक कुछ कदम आगे आया और उसने दिशा से मुस्कुरा कर कहा था, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर टैंगल्ड टू। आई गेस द मोस्ट टैंगल्ड थिंग ऑन अर्थ। सही तो कहा था उसने। इंसानी रिश्तों से ज़्यादा उलझी हुई चीज़ और क्या है दुनिया में। उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की रूह को पसंद किया था। कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं समझी। महज 22 दिन की 22 मुलाकातों के बाद शादी कर ली थी। 2 दिन बाद फिर से बुलाया है। जर्मनी में फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करेंगे। एक रोज़ मुंबई से पुणे लौटते हुए ट्रेन में दिशा ने विराट को बताया। उस शाम वो कुछ हताश लग रही थी। वो शायद थक गई थी कोशिश करते करते। उसने विंडो सीट पर सर टिका दिया और आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर गालों को गीला करने लगे। ये पहली बार था जब विराट ने उसे यूं रोता हुआ देखा था।
विराट इस बात से भी हैरान था कि दिशा से उसको मिले हुए आज 2-2.5 हफ्ते ही हुए हैं और दिशा को रोता हुआ देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही है। क्या दिल के रिश्ते इतनी जल्दी बन जाते हैं? शायद वो सही कहती थी। रिश्ते बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता। वो दिशा को चाहने लगा था, बहुत ज्यादा, और वो चाहता था कि दिशा इस तलाश को बंद कर दे और मान ले कि अब ऑड्रिक नहीं आएगा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। वो दिशा को ऑड्रिक की यादों से निकालना चाहता था ताकि वो उस तक पहुंच सके। 2 दिन बाद जब दिशा फिर से मुंबई गई तो जर्मन कॉन्सुलेट में उसे कहा गया कि अब उसे आने की ज़रूरत नहीं है। जब पता चलेगा तो उसे इत्तला कर दी जाएगी। वो शाम बहुत उदास हो गई थी। एक उम्मीद की शाख थी जो मुरझा गई थी। एक पल को उसका यकीन भी डगमगाने लगा था। याद आने लगा था वो वक्त जब ऑड्रिक को सी ऑफ करने वो एयरपोर्ट गई थी। ऑड्रिक ने कहा था, आई बी बैक सून दिशा। कहते हुए वो दिशा के गले लग गया था। दिशा ने आंखों में आंसू भर के कहा था, आई वेट फॉर यू। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद वो ट्रांजिट एरिया के दूसरी तरफ जा रहा था और उसने एक बार पलट कर देखा था जब दिशा ने आंखें पोंछते हुए मुस्कुराकर हाथ हवा में हिलाया था। लेकिन दिशा कहाँ जानती थी कि इसके बाद वो ऑड्रिक को देखने के लिए भी तरस जाएगी। ऑड्रिक को ढूंढने की जद्दोजहद में वो हारी तो नहीं थी, लेकिन हारने लगी थी। दिशा का अब मुंबई जाने का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया था। जाहिर है विराट का दिशा से मुलाकात का सिलसिला भी रुक गया था। विराट भी इस खेल को खेलते खेलते थक चुका था। उसने इस खेल को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उसने दिशा को वीकेंड पर बुद्धा कैफ़े में मिलने के लिए राज़ी कर लिया और ये फैसला किया कि वो वहीं उसको प्रपोज कर देगा। उसे समझाएगा कि अब ऑड्रिक नहीं आने वाला, वो उसे भूल जाए और पुराने रास्तों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दे। लेकिन ज़िंदगी की ट्रेन हमारी कल्पनाओं की पटरियों पर कहाँ चलती है, वो तो अपने रास्ते खुद बनाती है। उस शाम जब विराट अगली सुबह की तैयारी कर रहा था, उसका फ़ोन बजा। उसने बेफिक्री से कॉल ली। हाय, दिस इज़ विराट। दूसरी तरफ से आती आवाज़ विराट के सीने को अंदर तक चीरती चली गई। कॉल जर्मनी से था। कोई था जो दिशा के बारे में पूछ रहा था। फ़ोन विराट के हाथ से गिरने वाला था। उसका हाथ अब तक कांप रहा था। दूसरी तरफ से बात कर रहे शख्स ने बताया कि वो ऑड्रिक का भाई है। ऑड्रिक का जर्मनी में रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वो कोमा में था। पर अब जब से उसे कुछ होश आया, वो लगातार दिशा का नाम ले रहा था। उसने बताया कि दिशा का पता लगाते लगाते ऑड्रिक के घर वालों ने मुंबई के उस होटल में कॉल किया था जहां वो ठहरा था। उस होटल के रिसेप्शन स्टाफ ने उनको विराट का नंबर दिया था। विराट को याद आया कि वो एक रोज़ दिशा के साथ उस होटल में पूछताछ करने गया था तो अपना कार्ड छोड़ाया था। हेलो, यू लिसनिंग? प्लीज़ हेल्प अस कॉन्टैक्टिंग दिशा, इट्स अर्जेंट। हेलो, यू देयर मिस्टर विराट? हेलो। वो शख्स फ़ोन पर तकरीबन चीख रहा था, लेकिन विराट के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था। वो फ़ोन को एकटक देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये लम्हा उसके लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं था। दूसरी तरफ से आवाज़ अब भी आ रही थी। हेलो मिस्टर विराट, यू देयर? हेलो। विराट ने फ़ोन को गौर से देखा और वही किया जो उसे उस एक पल में ठीक लगा। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो आवाज़ और वो सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया था। उसके सिवा ये कोई नहीं जानता था कि ऑड्रिक दिशा तक पहुंचना चाहता है। क्या बात है, इतना उदास क्यों लग रहा है? विराट से उसकी माँ ने खाने की टेबल पर पूछा तो वो बोला, नहीं बस थोड़े काम की टेंशन है। माँ ने कहा, वो तो हमेशा रहेगी ना बेटा, लेकिन कुछ ज़िंदगी के बारे में भी तो सोचा करो। एक ठोकर लगने से सफ़र ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। अब क्या ज़िंदगी भर यूं ही बैठे रहोगे? लाइफ के बारे में कुछ तो सोचा करो बेटा। जिंदगी, विराट ने सोचा, ये जिंदगी ही तो है जिसने उसको इस चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां वो एक सवाल का जवाब बनकर रह गया है। काश वो माँ को बता पाता कि उसने सोचा था अपने लिए, अपने घर की तन्हाई के लिए, लेकिन
नसीब फिर उसके साथ नहीं था। आज न जाने फिर क्यों उसको अंजू पर गुस्सा आ रहा था। फिर से उसका मन करने लगा कि वो एक बार अंजू को कॉल लगाए और उस पे अपनी सारी भड़ास निकाल दे। उस रात भी कमरे में खामोशी थी। उस रात भी घड़ी की टिक टिक कमरे में रोज की तरह शोर मचा रही थी। उस रात भी वो कई बार अंजू को कॉल लगाकर रिंग जाने से पहले डिस्कनेक्ट कर चुका था, लेकिन एक खास तरह का गिल्ट भी था विराट के मन में। उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो दिशा को जाने नहीं देना चाहता था। वो दिशा को दूसरी अंजू नहीं बनने देना चाहता था। वो पूरी रात सोया या नहीं उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन सुबह 10:30 बजे वो पुणे के कोरेगांव पार्क के बुद्धा कैफे में बैठा था, उदास, हारा हुआ, और एक चोर मन के भीतर की तहों में छुपा वो कैफे की दीवारों को घूर रहा था। आज भी बुद्धा कैफे में मोमोज महक रहे थे। आसपास ओशो आश्रम के मरून रंग के कपड़े पहने लोग बैठे थे। ये वही जगह तो है जहाँ पहली बार ऑड्रिक के बारे में सुना था, उसने खुद से कहा, और ये सोचा कि उस वक्त कितनी बेवकूफ़ लगी थी उसे दिशा। लेकिन आज वो खुद भी वही बेवकूफ़ी करने के लिए न जाने कितनी खामोशियों को आवाज़ और न जाने कितनी आवाज़ों को खामोशियों में बदलने को तैयार था। कुछ वक्त गुजरा होगा कि उसने देखा कि सामने से दिशा आ रही है। उसके आते ही जैसे विराट के मन का मौसम बदलने लगा। एक खुशनुमा एहसास जिस्म की रगों में दौड़ने लगा। दिशा को देखकर उसे जिंदगी मुस्कुराती हुई लगती थी। उसने आज ब्लैक ट्राउजर्स और ग्रीन टी शर्ट पहनी थी। वो रोज की तरह खूबसूरत, लेकिन आज ज्यादा उदास लग रही थी। उसकी चाल सुस्त थी। हेलो दिशा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दिशा बिना मुस्कुराए हुए वहां बैठ गई। कैसी हो तुम? विराट ने उसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन उसने नजरें मेज पर यूं गड़ा दी कि फिर उठाई ही नहीं, खामोश ही रही। विराट ने कहा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? हालांकि इस सवाल का जवाब वो जानता था। उसे पता था कि दिशा थक गई थी। ऑड्रिक को ढूंढते ढूंढते, कोशिश करते करते। कोई भी थक जाएगा। दिशा की उदास आंखों को देखकर एक बार उसका दिल किया कि वो उसे उस फोन कॉल के बारे में बता दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आज वो दिशा को ऑड्रिक के बारे में नहीं, कुछ और बताने आया था। वो बात शुरू करता इससे पहले वेटर 2 कॉफी टेबल पर रख गया। विराट ने कॉफी दिशा की तरफ बढ़ा दी। दिशा ने उसे हाथ नहीं लगाया। वो पूरे ध्यान से सिर्फ विराट की तरफ देख रही थी। विराट ने कहा, देखो, मैं बात को बहुत घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता। मैं जब तुमसे इस कैफ़े में पहली बार मिला था और तुमने मुझे अपनी ऑड्रिक वाली कहानी सुनाई थी, उसी दिन मैं जान गया था कि ऑड्रिक अब नहीं आने वाला। दिशा, दुनिया ऐसे धोखेबाज लोगों से भरी हुई है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा बिकॉज आई न्यू कि मेरा सच तुमको बहुत तकलीफ देता। दिशा एकटक विराट को सुन रही थी। वो ये भी देख रही थी कि आज पहली बार बोलते वक्त विराट के हाथ कांप रहे थे। उसने आगे कहा, लेकिन आज मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि ये तमाशा जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए हमारे लिए, तुम्हारे लिए बेहतर है ना। ये झूठी उम्मीद जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। रिश्ता बनाने में दिल मुलाकातें नहीं गिनता, यही कहती हो ना तुम। लेकिन कुछ फैसले दिमाग पर भी छोड़ने चाहिए। 22 दिन में ऑड्रिक से शादी का तुम्हारा फैसला गलत था। मेरी माँ कहती हैं कि ठोकर लगने से सफ़र ख़त्म नहीं किया जाता। खुद को एक और मौका दो। कहते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम विराट, आज सुबह मेरी ऑड्रिक से बात हुई है। बात को काटते हुए दिशा की आवाज़ विराट के मन की आखिरी तह तक गूंजती चली गई। उसके चेहरे से एहसास गायब हो गए। लफ्ज़ उसकी ज़बान से फिसल कर हलक में गिर गए थे। वो बेचारगी भरी आंखों से दिशा की तरफ देखने लगा। दिशा की आंखों के किनारे गीले होने लगे थे। उसने कहा, हाँ विराट, उसका पता चल गया है। ऑड्रिक का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में था। मुंबई एयरपोर्ट से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है। आई एम लीविंग फॉर जर्मनी। विराट ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक सवाल पूछा, लेकिन वो तुम तक पहुंचा कैसे? वो बोली,
वो नहीं, उसका भाई। उसके भाई ने ऑड्रिक का ईमेल अकाउंट डिकोड करके मेरी ईमेल आईडी निकाल ली और मुझको ईमेल किया। उसने बताया कि ऑड्रिक मेरा नाम ले रहा है, उसको मेरी ज़रूरत है। विराट की आंखों में कई ख्वाबों की किरचें आंसुओं के साथ तैरने लगी थीं। हालांकि वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड, फाइनली ऑड्रिक मिल गया। ये तो सेलिब्रेट करने का मौका है। गीली आंखें लिए विराट ने एक क्रीम पेस्ट्री ऑर्डर की और होठों की कपकपी छुपाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा दिशा की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों कैफे में कुछ देर साथ बैठे रहे। फिर इस वादे के साथ कि वो उसे पुणे जंक्शन पर मिलेगा, दोनों विदा हो गए। दोपहर के वक्त पुणे जंक्शन पर काफ़ी भीड़ थी। तुम क्यों नहीं चलते मेरे साथ ट्रेन में? मुंबई से लौट आना। ट्रेन के पास खड़ी दिशा ने विराट से कहा तो वो बोला, नहीं तुम जाओ, मुझे अकेला वापस लौटना खलता है। दिशा ने उसकी तरफ गौर से देखा तो वो बोला, ऑड्रिक का ख्याल रखना और अपना भी। ट्रेन एक झटके के साथ आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी थी। विराट को लग रहा था कि उसकी तमाम उम्मीदें, उसके सपने, उसकी मुस्कुराहटें उसी ट्रेन के साथ उससे दूर चली जा रही हैं। दिशा दरवाजे पर खड़ी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में भी विराट का अक्स चमक रहा था। दोनों लाचारगी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे से दूर होते हुए। दिशा धीरे धीरे नज़र से ओझल हो रही थी, शायद जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं मिलने के लिए। ट्रेन जा चुकी थी। विराट प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो थके कदमों से वापस लौटने लगा तो उसकी नज़र सामने प्लेटफॉर्म पर लगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर पड़ी। उसमें वक्त और तारीख दोनों आ रहे थे। 24 जून की तारीख देखकर उसे याद आया कि पहली बार दिशा से उसकी मुलाकात 2 जून को हुई थी, यानी ठीक 22 दिन पहले। 22 दिन, क्या इत्तेफाक था। वो अधूरा सा मुस्कुराया और कुछ सोचकर जेब से फ़ोन निकालकर नंबर डायल किया। स्क्रीन पर उभरा, कॉलिंग अंजू। आज उसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की। पहली रिंग हुई, दूसरी रिंग हुई और तीसरी रिंग के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कौन? विराट कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं हमेशा सोचता था कि लोग शादीशुदा होते हुए किसी और को कैसे चाह लेते हैं, या कोई उनको कैसे चाह लेता है। सोचता था किसी रोज़ तुमको फ़ोन करके पूछूंगा, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया है। अंजू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव यू। गुड बाय। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद विराट ने फ़ोन जेब में रख लिया। वो आहिस्ता कदमों से प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहे थे, ट्रेनें प्लेटफॉर्म से आ जा रही थीं, लोगों की भीड़ वैसे ही चल रही थी। वो उन्हीं हज़ारों चेहरों की भीड़ का एक चेहरा बन गया। कोई नहीं जानता था कि वो हार कर आ रहा है या जीत कर।